दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा? जो शीट में से था? शुरुआत में जो 9 है वो वाला एनएलएम क्वेश्चन 2। एक सेकेंड, इस शीट की बात कर रहे हैं क्या आप? तो स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड, अब हो गया? नहीं सर, एक सेकेंड, अब हो गया है ना? इस शीट की बात कर रहे हैं क्या? इस शीट की बात कर रहे हैं क्या आप? नो सर, उससे ऊपर ही दो। नहीं, शीट यही है ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, एनएलएम क्वेश्चन यही है। तो कौन सा क्वेश्चन? ये स्टार्टिंग से है 4 5 6 7 7। 7 7 वही वाला सर। हाँ, 7 तो हम आज डिस्कस करेंगे। 7th 9th हम डिस्कस करेंगे, फिर ये वाला 7th क्वेश्चन में आएंगे और फिर ये वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला कर। क्या 7 नंबर नहीं करना चाहते सर? नहीं करेंगे ना, सब करेंगे। जो नहीं, कोई वो भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं जो करना भी सर इसका 9 में डाउट पॉइंट है था कि सर, जो इस शीट क्वेश्चन में। इस शीट में छूटा हुआ है वो सारे, हाँ वो सारे शीट, मतलब मैं, मेरा शीट का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो बुकलेट है यही शीट है। ठीक है, सारे पेजेस का मतलब पेज, इस पेज में हर एक पेज में जो जो क्वेश्चंस बचे हुए हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप लोग के लिए असाइनमेंट, मतलब आप लोग खुद करने हैं, बट मैं जो जो क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे क्लास में। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला, ओके, यहाँ पे जो 1 2 3 4 एक्सेप्ट 5 6 ये 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है? बोल दो जल्दी से। नहीं है ना ये 5 क्वेश्चन में? हाँ या ना तो बोलो। नो सर। ठीक है, ये 7 8 9 इन पे बता दो, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 और 9 7 का पहले तो आंसर बताओ। सेवन का आंसर बताओ ना पहले। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन इसके पीछे वाले पेज में दिया हुआ था। सिमिलर क्वेश्चन पीछे वाले पेज में दिया हुआ था? कौन सा? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है? हाँ सिमिलर सर, तो है, एकदम वही आंसर सिमिलर आएगा तो इसमें है, भी। इसमें भी वही आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, यस सर। चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या है, आपका डायग्राम है, ये पुली से साइड और एक स्ट्रिंग, ये पुली इधर से मास कनेक्टेड है, इधर से मास कनेक्टेड है, ये ए ब्लॉक है, इधर से स्ट्रिंग आके फिक्स सरफेस, ये स्ट्रिंग नीचे से घूम के इधर से और एक पुली है जो कि एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। हाँ, तो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। बताओ क्या आएगा? तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट्स से हम ए को मूव करवाते हैं। ठीक है, ए को हम कितना x मूव करवाते हैं, तो ये x मूव करेगा, ये x मूव करेगा। तो जब ये 1 वाले स्ट्रिंग में, मतलब ये वाले स्ट्रिंग में अगर x मूव करा तो ये पुली x मूव करेगा डाउनवर्ड, तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे x आएगा। तो इस स्ट्रिंग 2 में, जो कि ये वाला स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग 2 में आपको 1x 2x 3x, तो ये 3x मूव करेगा b। सो अगर b का अगर आप y ले लेते हो तो y will be equal to 3x, डबल डिफरेंशिएट करो, so you will get the answer as 3 times of a will be equal to 1 time of b. ठीक है, now next question. सर माइनस साइन विल बी देयर ना? माइनस साइन बच्चा देखो, माइनस साइन ना डायरेक्शन की वजह ऊपर है। आप जब इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हम आएंगे ना, तब माइनस साइन की सिग्निफिकेंस आ जाती है। वैसे आप दे लो
यहाँ पे ये अपवर्ड में आपने मूव करवाया हुआ है तो अपवर्ड पॉजिटिव है, एंड ये डाउनवर्ड मूव करवाया तो डाउनवर्ड नेगेटिव मान लो। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे आप माइनस दे दोगे, अगर वेक्टोरियली इसे हम लोग लिखते हैं तो माइनस साइन लगाओगे, नो डाउट। बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं तो साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बैठता है, ठीक है। या तो फिर अगर आप बिना वेक्टर के अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता दो तो भी काफी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही बता दो तो भी काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं। इसमें चार पुलिस है और तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, इसको x से डिस्प्लेस करो, इसको y से डिस्प्लेस करो और इसको z से डिस्प्लेस करो। तो अगर हम ब्लॉक A को x से डिस्प्लेस करते हैं तो इस स्ट्रिंग में x आएगा, ये पुली x मूव करेगा, तो इस पुली की वजह से स्ट्रिंग में x का स्लैटनेस आएगा। तो इस फर्स्ट स्ट्रिंग में, इतने पार्ट वाले स्ट्रिंग में ड्यू टू ब्लॉक ए 3x आया आपको, 1x 2x और 3x। सिमिलरली अगर हम लोग y को मूव करवाएं तो इस पुली ये पुली y मूव करेगा, ये पुली y मूव करेगा, तो y y y y, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में आपको 4y आ जाएगा, 1 2 3 4। तो ब्लॉक A के वजह से 3x एंड ब्लॉक B के वजह से 4y, और दोनों को ऐड करो, दिस मस्ट बी इक्वल टू z। डबल डिफरेंशिएट करोगे, so 3 times of acceleration of A plus 4 times of acceleration of B must be equal to acceleration of C. This is the constraint relation. Now आखिरी वाला पार्ट, this is आसान है राइट, कंस्टेंट इक्वेशंस, इतना कुछ मुश्किल वाली बात है ही नहीं इसमें। एक बार आपको ग्रिप में आ जाए चीजें तो सब आसान है। कॉन्टैक्ट पे है ये ब्लॉक सी है, ए बी और सी ना। इसको x इधर मूव करवा दो, इसको y इधर मूव करवा दो और इसको z ऊपर मूव करवा दो। तो अगर ये y इधर डिस्प्ले, ब्लॉक A अगर x डिस्प्लेस करता है तो ये पुली x डिस्प्लेस होगा, ये पुली x डिस्प्लेस होगा, तो इसकी वजह से x x x और x, तो 4 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा इन दिस स्ट्रिंग। सिमिलरली ब्लॉक बी को अगर मूव करवाते हो तो यहाँ पे y, यहाँ पे y और यहाँ पे y, सो 3y आ जाएगा, राइट। सो जितना आ रहा है आपका ये, एंड दिस मस्ट बी टोटल, एंड दिस 3y एंड y शुड बी इक्वल टू z। ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, ताकि ये दोनों बराबर होना चाहिए फर्स्ट थिंग, ताकि ये फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में आपका कंस्ट्रेंट बना रहे। एंड ऑफ कोर्स अगर y डिस्प्लेस हो रहा है ब्लॉक बी तो z बराबर होगा इसके। तो आप अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, z किसका है, c का डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिफरेंशिएट करोगे इसको तो 4 टाइम्स ऑफ acceleration of A must be equal to 3 times of acceleration of B
and acceleration of b is equals to acceleration of c. Directions again, ये इस डायरेक्शन पे है, ये इस डायरेक्शन पे है, ए बी इस डायरेक्शन पे है, ए सी अपवर्ड डायरेक्शन पे है. ठीक है, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, रिलेशन है इनके बीच में. ठीक है, कोई सर दिक्कत? अगर हम ए और बी को एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो? हाँ ठीक है ना, तो आपका कंस्ट्रेंट इक्वेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बट आप डायरेक्शन चेंज कर दो. आप फिर क्या बोलोगे, बस कंस्ट्रेंट रिलेशन चेंज नहीं होगा ना. आप बोल दोगे कि ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए आएंगे ना, जब आप टेंशन वाली इक्वेशंस लिखेंगे, तब जब आप जो भी डायरेक्शन लेके कैलकुलेट करेंगे, हम लोग देखेंगे ये चीज. जब हम टेंशन लेकर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाकर, तब अगर हमारा डायरेक्शन जो अज्यूम करा हुआ है हमने, उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के बाद अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो आप ये कहोगे जो पहले आपने डायरेक्शन अज्यूम करा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे बॉडी मूव कर रहा होगा. बट कंस्ट्रेंट इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल रिलेशंस है यहाँ पे, ये चेंज हो ही नहीं सकता. ये चेंज इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज कंस्ट्रेंट रिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. कंस्ट्रेंट रिलेशन डिपेंड्स ऑन जो कंस्ट्रेंट है. जैसे कि वेज और पुली में, वेज में हमने देखा था कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट था, ये पुली वाले में देख, पुली और स्ट्रिंग वाले में देख रहे हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन हमारा कंस्ट्रेंट है ना. तो ये कंस्ट्रेंट है. आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन चेंज नहीं होगा डायरेक्शन के बेसिस पे. एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, मतलब वेक्टर वाली क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये हो गया यहाँ तक. अब ओके, तो यहाँ ये दोनों पन्ने खत्म. अच्छा, अब आते हैं, ये भी हो गया था 7 पे. 7 का जो है कह रहे हैं कि ये पुली है, तो मास है. ओके, पुली का एक्सेलरेशन एपी है, ये m1 है, m2 है. नाउ ये सिंपल है, इसमें आपको टेंशन एनएलएम लगाना पड़ेगा इसमें. मान लो यहाँ पे टेंशन टी है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा. सो इसकी एक्सेलरेशन a1 मान लो और इसकी एक्सेलरेशन a2 मान लो. देखो मैंने डायरेक्शन तो कुछ भी ले लिया, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा मुझे. t माइनस m1g will be equal to m1a and t minus m2g will be equal to m2 a2. now अच्छा, यहाँ पे मैंने टेंशन दोनों जगह पर सेम लिख दिया है. टेंशन सेम होगा क्या, बताओ? यस सर. क्यों? स्ट्रिंग सेम है. स्ट्रिंग तो सेम है, टेंशन क्यों सेम होता है? मैंने जब टेंशन पढ़ा रहा था तो, ना जाए. हाँ हाँ, अरे मैंने जब टेंशन पढ़ा रहा था, याद करो, मैंने टेंशन को वेरिएबल कब कहा था? जब टेंशन में फ्रिक्शन आ जाता है. यस सर. क्या? अब स्ट्रिंग यहाँ पे फ्रिक्शनलेस. फ्रिक्शन, हाँ, स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है, तो इसीलिए टेंशन बराबर है. अब कंस्ट्रेंट रिलेशन, क्योंकि अब देखो हमारे पास क्या है, टी वेरिएबल है, a1 वेरिएबल है और a2 वेरिएबल है. बट हमारे पास अभी तक सिर्फ 2 इक्वेशन आए हैं, लेकिन हमारे पास 3 वेरिएबल है. सो तीसरा इक्वेशन आपको कहाँ से आएगा? तीसरा इक्वेशन आपको आ जाएगा कंस्ट्रेंट इक्वेशन से. कोई दिक्कत इसमें? कंस्ट्रेंट इक्वेशन आपका तीसरा ही है. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी है. डायरेक्शन डजंट डिक्टेट माय कंस्ट्रेंट रिलेशन. ठीक है, और यहाँ पे ये डायरेक्शन ऐसी है, ये डायरेक्शन ऐसी है. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमको क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है और हमको क्वेश्चन में मासेस दिए हुए हैं, और तो वी कैन एलिमिनेट इन दिस क्वेश्चन. अगर हम लोग 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 को अगर हम लोग यूज करें, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? टी को एलिमिनेट करो. सो 1, ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, 1 minus 2 करते हैं. 1 minus 2 आपको क्या देगा, बताओ जरा?
बैड तो कॉमन में ले सकते हैं। एंड माइनस साइन होगा, ऐसा सब्ट्रैक्ट किए माइनस साइन होगा एंड फिर थर्ड इक्वेशन से मैं लेट्स से a2 को एलिमिनेट कर देता हूँ, सो इट विल बी so this one will be m1 m2 a1 and minus of 2m2 ap, right? ये आ जाएगा and a1 will turn out to be how much? m2 minus m1g plus 2m2 ap whole divided by m1 plus m2. क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपने डायरेक्शन क्या अज्यूम करें हम लोग कि a1 मेरा अपवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है? तो अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 है तब तो चलो सारा कुछ मेरा a1 मेरा जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया हुआ है ऊपर है तो फिर ऊपर ही जाएगा, बट अगर m1 इज लेस देन m2 हो जाता है तो एंड स्टिल अगर दिस इज m1 इज लेस देन m2 एंड ये फैक्टर से भी अगर कम हो जाता है ये वाला वैल्यू तो आपको जाके एक्सेलरेशन a1 का डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में डायरेक्शन इतना मैटर करता है, बट ऐसे अल्फाबेटिकल में अगर हम लोग लिख रहे होंगे, लेटर्स में अगर लिख रहे होंगे तो डायरेक्शन दिखा दो सिर्फ तो इट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ना, टेंशन भी निकाल सकते हो। अब एपी भी आ जाएगा और टेंशन भी आ जाएगा, आई थिंक कर सकते हो आप लोग, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? अद्वैय आपका डाउट था राइट? ये ओके, मूव करते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन में कोई दिक्कत? 8th क्वेश्चन हो गया था। 9th में कोई दिक्कत किसी को? ये वाला जो क्वेश्चन था कोई दिक्कत है इसमें 9th वाले में? प्लीज बताना। अच्छा, रेज योर हैंड्स जिसको जिसको चाहिए कि मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो 9th। हाथ तो उठाओ यार कोई। प्रियांश, ज्योत्सना, किसी को नहीं चाहिए 9th? सर में तुम लोग बैड स्टूडेंट हो। चलो तो 9th स्किप। ओके, तो आज का हमारा काम पे आते हैं हम लोग। आज का डिस्कशंस है और एक टाइप के कंस्ट्रेंट इक्वेशंस पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशंस है। अगर लेट्स से ये सेटअप है, ना अब इस सेटअप में हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ई और एक्सेलरेशन ऑफ ए के बीच में रिलेशन बताना है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें चैलेंज ये है कि अगर मैंने बी ब्लॉक को लेफ्टवर्ड मूव करवाया तो ए ब्लॉक भी मूव करेगा। ऑफ कोर्स ए ब्लॉक लेफ्टवर्ड मूव करेगा और डाउनवर्ड भी मूव करेगा, है या नहीं है? ये चीज है। तो यहाँ पे दो केसेस ओरिजिनेट होते हैं। पहला केस कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कभी भी हम लोग को डिटरमाइन करने आए
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कभी कभी पूछा जाता है। फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये दो चीज डिटरमाइन करने आता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, आप देखो वो वैल्यू सिर्फ यही वाली वैल्यू होगी, जो ये वेक्टर मैंने दिखाया हुआ है ना, ये वाली वैल्यू होगी, बिकॉज जो एक्सेलरेशन के साथ वेज मूव कर रहा होगा लेफ्टवर्ड, वही एक्सेलरेशन के साथ ए ब्लॉक मूव करेगा लेफ्टवर्ड। बिकॉज क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन है यहाँ पे? कंस्ट्रेंट है कि कॉन्टैक्ट, यस, कंस्ट्रेंट इज कॉन्टैक्ट बिटवीन, बिकॉज कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फोर्स उनके बीच में लगेगा नहीं, कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ये कंस्टेंट है। ये कंस्टेंट हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स the horizontal acceleration of the wedge will be same as the horizontal acceleration of block A, right? But the block A will also move downward the incline. The motion of the block, यहाँ पे दो motions हैं। पहला motion, the motion of block A is down the incline ground में नहीं, with respect to wedge B, with respect to wedge B के रेस्पेक्ट में it is moving down the incline। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करवा सकते हो आप, ठीक है। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू वेज हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो देखो, एट एनी पॉइंट दिस ब्लॉक A will have, अगर मैं, लेट मी रीड्रॉ दिस थिंग, यहाँ पे इस पे ध्यान दो। अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करता हूँ तो न्यू अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, कुछ न्यू अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। एंड क्योंकि अपने इसे x हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करा हुआ है, तो यहाँ पे जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा ब्लॉक A और ब्लॉक B के बीच में, वो भी x होगा, ठीक है, वो भी x होगा। सो एंड यहाँ पे आपको देखो स्ट्रिंग पे आपको कितना आया, x का स्लैकनेस आया। तो दिस ब्लॉक A is will have the space to move x displacement down the incline। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन मेंटेन करना है, ठीक है। तो सिंपल है, ये v will x इधर डिस्प्लेस होगा और ये इधर x डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये हॉरिजॉन्टल आप लेते हो और अगर मैं बोलूं कि ये वेज का एंगल समवेयर थीटा डिग्रीज है, so this angle is theta, so this angle is pi minus theta। तो दोनों के बीच में अगर इसको मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूं तो this will be acceleration of what? Of the wedge, and this will also be equal to acceleration of wedge। तो net acceleration क्या हो जाएगा? a b square plus a b square plus 2 ab square cos of pi minus theta under root। Got it? So a b को कॉमन लो, 2 into 1 plus ab square। क्यों? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, ab इससे square। आप रूट हटा दिए हैं क्या? कहाँ से? अरे लगाएंगे ना, रूट लगाएंगे, पहले लिख ले तो लेन देन। ए बी स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। रुको रूट नहीं पूरा लिख हटाएंगे लेने दो।
ठीक है ना? अभी कोई दिक्कत? Two minus No, two sir. cos theta. फिर cos square theta equals to 2 cos theta minus 1. Let me write this thing. So this will be 2ab square. This will be 2ab square. Sorry, this will be minus cos of theta. So can I say it is ab को बाहर ले लिया, 2 into 1 minus cos theta. कोई दिक्कत? He is trying to say 1 minus cos आपकी आवाज कट रही है. y minus cos theta. 1 minus cos theta. 1 minus cos theta because I have taken ab common ना सब में. He is trying to say 1 minus cos theta equals to 2 sin square अच्छा theta by 2. वो मिसकम्युनिकेशन है. चलो कोई नहीं, वो तो आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से वो सब तो आप कर सकते हो, राइट? तो बेसिक आइडिया ये है, ठीक है? एंड व्हाट इज दिस? दिस नेट वैल्यू इज with respect to this net value is acceleration of block A with respect to ground, and which means it is A, B, G, and acceleration of A with respect to wedge क्या हो जाएगा? It will be only A. A B क्या लिखा हुआ है मैंने, वो मेरे को एक बार ध्यान से. A और A है ना, ठीक है? So acceleration of A will be equal to acceleration of B, which will be along this direction. कोई दिक्कत? This is what acceleration of A with respect to wedge B. कोई दिक्कत? बताओ मेरे को, सवाल पूछो अगर कोई डाउट है तो इसमें. कोई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर टाइप आगे बढ़ते हैं. So with respect to wedge वाला एक बार explain करिए ना. देखिए, देखो इसमें वेज, अच्छा अगर ओके कितना सुनो, ओके तो अब अगर हम लोग देखो वेज का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए बी है, ठीक है? तो ए बी आई कैप मैंने लिख दिया, माइनस ए बी आई कैप, ठीक है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन माइनस ए बी आई कैप इस डायरेक्शन में, एंड हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग डाउनवर्ड द इंक्लाइन में ए बी है. तो इसका हम अगर, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा आई कैप, एंड इस डायरेक्शन पे ए बी साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा जी कैप, है ना? तो दिस एक्सेलरेशन ऑफ ए which is the block, उसका net acceleration is what? AB, अगर मैं बोलूं कि cos theta minus 1 I cap है, डोंट कंफ्यूज कि cos theta की वैल्यू तो कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो ऑफ कोर्स अगर 1 minus cos theta इसको मैं लिखूं, अगर मैं 1 minus cos theta लिखूं तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नेट एक्स के डायरेक्शन पे है. एंड इसको मैं प्लस करूंगा माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा जी कैप, ठीक है? एंड व्हाट इज माय एक्सेलरेशन ऑफ बी? एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए बी आई कैप. तो व्हाट इज माय एक्सेलरेशन ऑफ ए, ऑफ
एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू? ए बी cos theta I cap plus AB sin theta J cap. So acceleration of AB की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? AB आएगी। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं बच्चा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट हम लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो है ना, मैंने यहाँ पे वेक्टोरियली क्लियर कर दिया आपको, ठीक है, ये वेक्टोरियली क्लियर कर दिया। हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको यूज करके, अगर आप ये वाले एक्सप्रेशन को यूज करके आप यहाँ पे आ सकते हो। कहाँ पे आ सकते हो? आप यहाँ पे आ सकते हो, है या नहीं है? आप यहाँ पे आ सकते हो ये एक्सप्रेशन को यूज करके। दोनों तरीके से क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े? हाँ या ना 9th बोल दो। नंबर वाला क्वेश्चन को का एक बार आंसर बता सकते हैं क्या? क्या क्या कह रहे हो? 9th नंबर वाला जो होता है एम मैट वेस्ट। एक सेकंड, 9th नंबर वाला यस सर। सब बताएंगे आपको। कौन सा? ये 9th का, ये वाला 9th का आपको नो चाहिए? सर, वो पुली वाला, नो, दूसरा पुली वाला, ये वाला विच वन मैन? सेकंड पीरियड। ये वाला ना, ये वाला नो ना, नो नो, नॉट दिस वन। देन विच वन? पहले में है सर, पहले में Page 2 लेफ्ट शायद लेफ्ट। सर। हाँ पेज 2। ओके दिस वन व्हाट? अच्छा ये वाला पूछ रहे हो, यस ठीक है, सर, इसको इसका डिस्कस आंसर कर क्या ले। है? आंसर मुझे याद नहीं यार, किसी ने सॉल्व किया है? आंसर बता सकता है यहाँ पे? चलो यहीं पे ही कर देते हैं आपके लिए। सर 48 kg आ रहा है m का वैल्यू। आपके आपके कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे हम ही कर देते हैं, अभी कर So, देते हैं, अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे टी लगाओगे, यहाँ पे टी लगाओगे और बोलोगे कि ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है इसे, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है इसे, तो इक्वेशन लिखोगे कि t माइनस 5g इज इक्वल्स टू 5a और फिर 20g माइनस 20a इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या कर दिया, 20g माइनस t इज इक्वल्स टू 20a। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन a निकालोगे इसकी, हाँ यहाँ से आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालना, यहाँ से आपको टेंशन निकालना है। जब यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू वही ट्वाइस हो जाएगी और ये यहाँ पे 2t हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2t यहाँ पे 4t हो 40 जाएगा, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो 4t 60 लगेगा आपको। प्लस 2t will be equal to mg। तो यहाँ से जो आपको t की वैल्यू आएगी उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो और g से डिवाइड कर दो, तो आपको m की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रहा है इसकी वैल्यू? 48 kg. 48 kg, ठीक है। और फिर दूसरे वाले का एक्सेलरेशन ये भी बता दो आंसर मेरे को। मेरा 0.5 आ रहा है। बाकी का ज्योत्सना क्या है आपका? सर मेरा 6 आ रहा था। 6 आ रहा था, अच्छा तो फिर करना पड़ेगा। अरविंद आपका? 0.5। और प्रियांश आपका? प्रियांश चलो कोई नहीं, तो 6 आंसर आ रहा है। टेकिंग कि इसका आंसर 6 है। अद्वै आपको क्या दिक्कत है ये बता दो। अद्वै डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस राइट नाउ? ओके सर। ओके कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सॉल्व कर दो सर। सॉल्व कर दो ना, ओके चलो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ओके अच्छा, question says
if the 5 kg block is added to 5 kg block and 5 kg is removed from the 20 kg block, क्या दिक्कत है? तब in the new case B का आंसर है इसमें, 9th का B का आंसर है कि 5 kg block is added and 20 में से 5 remove कर दिया, तो now the equation will change ना, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा 10 का और दूसरा वाला ब्लॉक हो जाएगा 15 का। अब इसमें ऊपर अभी भी t लग रहा है, इस पे अभी भी 10g लगेगा, इस पे 15g, इस पे t, और हम इसको मान लो कि ये नीचे जा रहा है a और ये ऊपर जा रहा है a, तो t माइनस एक्सेलरेशन पे सेम कैसे रहेगा? किस पे सेम कैसे रहेगा? तो दोनों एक्सेलरेशन में 6 सेम, आ रहा है। इसमें एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा सर, क्योंकि मतलब ब्लॉक एम भी मूव कर रहा है ना। नहीं नहीं, ब्लॉक m को रेस्ट पे रखा हुआ है ना हमने। नहीं सर, सेकंड में हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करना है एम का, यानी एम रेस्ट पे नहीं है। ओके ओके, तो अगर चलो m को मूव करवा लेते हैं, m को मूव करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल m लिखा है ना कुल, तो 48 हम लोग को पहले से ही आ गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। 10g और 10a1 और फिर इसमें से 15g minus t will be equal to 15a2 एंड और जो m वाले ब्लॉक है उसका वेट हमने 48 निकाला हुआ है, तो इसका 48g नीचे लग रहा होगा और ऊपर कितना टेंशन है, 60 टेंशन है, 60, और इसको मान लो मैं नीचे मूव करवा रहा हूँ, तो लेट्स से A3 से मूव करवा रहा हूँ, तो तीसरा इक्वेशन आ जाएगा 48g minus 60 will be equals to 48a3। कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या है? कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या है? A1 plus A2 equals to 6 एक times of सेकंड, A3. एक सेकंड, let me do this, let me do this। if I move this by x, so यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, राइट? सो ये x यहाँ से कम्युनिकेट होके पुली को x मूव करवाएगा, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, सो टोटल सेकेंड स्ट्रिंग में आपको 3x आ रहा है, जो कि इसको 3x मूव करवाएगा, सो यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 3x आएगा, तो टोटल 6x हो जाएगा, 6x। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 6 टाइम्स ऑफ A3 विल बी इक्वल टू A1 एंड डायरेक्शन A1, A3 किस डायरेक्शन पे? A3 नीचे है, A3 नीचे है। लेट मी जस्ट चेंज दिस इक्वेशन फॉर माई, मैं बस इक्वेशंस में यहाँ चेंज कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? चेक कर लो, A1 भी नीचे है, A2 भी नीचे है, A3 भी नीचे ही है, सब नीचे है। कोई दिक्कत इक्वेशंस में? ठीक है, चेक कर लो। इसको सॉल्व करना है। अद्वै, ये इक्वेशंस आपके यही आए ना अद्वै? यस सर। आप अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट डायरेक्शन में लेते हो, बस साइन चेंज हो जाएगा, बट इक्वेशंस यही रहेंगे। तो आपको क्या करना है इसमें, A3 की वैल्यू निकालनी है। ये तो सॉल्यूशन ही है, चलो यार आपके लिए कर ही देते। बेसिकली अब क्लास में से सॉल्यूशन करेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, इफ आई ऐड 1 and 2, 1 minus 2 अगर करते हैं, 1 minus 2 will give me minus 5g 10 minus 15 if I can find t की वैल्यू। ओके,
Okay, okay. And I know that a1 plus a2 is equals to 6a3. So after some, कितने variables हैं मेरे पास? 1, 2, 3 and 4. 4 variables, 4 equations. So 4 variable है. Hmm. Variables है ना. Right. Here इसका solution थोड़ा complicated हो रहा है. इन 4 equations का calculations and all. तो I think अभी तो इसे solve नहीं करते हैं, right? Advay, I will give you the solution just after this class gets over, right? Because these are 4 equations हैं, 4 variables हैं, तो solve करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, time taking process है. 4 variables कैसे है? A1 A2 A3 है ना. T का वैल्यू तो आ गया. T का value? आ गया 80. T का value कैसे आ गया? 4 80 variables हैं आएगा. ना. कैसे आएगा T? 4 पहले तो variables. A आ जाएगा. जो पहले इक्वेशन जो थे जो A वाले से. T चेंज हुआ क्या सर इसमें? Yet you have 4 variables, not T, A1, T, A1, A2 and A3. इसीलिए तो आपके पास 4 equations हैं. Because you have 4 variables, that's why you have 4 equations. So you have to solve सबका value निकालने के बाद you will get A3 की value, right? ये है. कहीं से आपको T की value नहीं पता चलती है, right? I will send you the exact answer after this class gets over because काफी delay हो जाएगा फिर. Okay, definitely I will send you. Don't worry. Okay. Moving on. Moving on. Similarly, जैसा अभी हमने डिस्कस किया हुआ था वैसा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं 7th का. So यहाँ पे बस सेम सिस्टम है बट मल्टीपल पुलिस है. वही रिलेशन आएगा ना. वही रिलेशन आएगा? नहीं. क्यों नहीं? सोचो. इसमें मल्टीपल पुलिस होती है. मल्टीपल पुलिस है तो बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस है. क्या? चलो करो, पहला वाला करो. थीटा होती है. तो थीटा इसमें वेज का थीटा दिया गया मुझे. बेस पे थीटा दिया गया है. ओके रुक जाओ, मेरे को ये तीसरा वाला भी डायग्राम बना लेने दो.
ओके अच्छा चलो डिफरेंस क्या है पहले वाले में? यहाँ देखो, यहाँ पे वो स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली वॉल से कनेक्टेड था, वापस से जाके वेज से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे वो वेज के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए रिलेशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आपने इसको x अभी डिस्प्लेस किया, यहाँ पे लेकर आ गए इसको, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो x है, तो अभी इसको भी x आना तो पड़ेगा, बट यहाँ पे भी x आएगा, और ये वाला पार्ट जो x का है वो भी स्ट्रिंग को आगे कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से x और यहाँ से x, तो अब ये a ब्लॉक का अगर देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो x इस डायरेक्शन पे और 2x इस डायरेक्शन पे, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे, दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b, एंड दिस डायरेक्शन पे it will be equal to acceleration of b. Again, this angle is pi minus theta, so the net acceleration with respect to acceleration of a with respect to ground will be ab square plus 2ab ka whole square plus 2ab multiplied by cos of pi minus theta whole under root, and acceleration of a with respect to b will be just twice of ab direction downward. कोई दिक्कत? Similarly solve for this one first. इसके लिए सॉल्व करो, चलो। सर हल्का स्क्रीन ऊपर करिएगा। नहीं सर, पिछला सॉल्यूशन नहीं दिखा। अच्छा यस ये कंस्टेंट इक्वेशन हम लोग स्यूडो फोर्स में यूज करेंगे, तो इसे ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। जब वेज के साथ ब्लॉक को मूव करवा रहे होंगे, सिर्फ वेज और सिर्फ ब्लॉक होगा, तब हम लोग को ये कंस्टेंट इक्वेशंस यूज करनी होंगे। प्रियांश, यस सर। चीजें क्लियर हो रही है ना? कर पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ट्राई करेंगे दूसरा वाला। दूसरे वाले में देखो क्या होगा। दूसरे वाले में अगर आपने इसको x मूव करवाया अभी इस डायरेक्शन पे, तो ये पुली x मूव करेगा, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे x और यहाँ पे x आ गया। सिमिलरली ये पुली भी x मूव करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे x आएगा, तो 1x 2x और 3x this block has to move downward the incline also, because x is the displacement of the wedge A, so to maintain contact with the wedge A, block B has also required to move with x in this direction, and of course the angle between them would be कितना हो जाएगा? ये थीटा होगा। so ब्लॉक बी का इधर पे ए है और इधर पे 3AA है, एंड ये एंगल थीटा है, तो acceleration of A with respect to ground would be A का स्क्वायर प्लस 9A का स्क्वायर प्लस 6A का स्क्वायर cos of theta under root, and A with respect to block would be nothing but just 3AA downward the incline. कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है कि कंस्ट्रेंट कैसे सॉल्व करना है। सिमिलरली ये तीसरा वाला कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, तीसरा वाला होमवर्क है। नेक्स्ट अब एनएलएम के क्वेश्चंस में मूव कर रहे हैं।
आप लोगों को ये शीट मैंने दिया हुआ था पहले। ओके, इस शीट में हमने ये वाले कर लिए थे आगे आगे के, तो ये भी हो गया था। ये वाला करो, चलो 9th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जो अभी तक करा हुआ है, चलो करो। प्रियांश, आपसे आंसर चाहिए मेरे को। और आज आप लोगों को एरोडोव से क्वेश्चंस मिलेंगे, काइनेमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस। How many of you have solved questions from Erodov, at least of kinematics? Raise your hand. No one. ठीक है, बढ़िया है फिर तो। आप लोग को ऐसे ही करवाऊंगा फिर सॉल्व। अच्छा, raise your hand. How many of you find Erodov difficult? अभी तक बस सुने ही है, कभी खोल के अरे तो देखे नहीं है। अभी तो इसीलिए तो हम लोग हैं यहाँ पे। डिफिकल्ट कितने लोगों को लगता है? हाथ तो उठाओ। सर देखेंगे तब तो बताएंगे डिफिकल्ट है या इजी। अच्छा, अरे तो जो बातें सुने हो उसी पे ही बता दो ना, जो हवा है आप लोगों के दिमाग में, यही सुना हवा था तो बहुत हार्ड है, कोई अपने पास रखना नहीं पाता चाहता, एक बार काम खत्म हो गया तो सस्ते में बेचने के लिए तैयार है, तो खुद से बोल देते हैं। आदित्य फिर से बता जरा, क्या कहा तूने? तो अब तक तो सुना है बहुत हार्ड है, एक बार यूज हो गया तो कोई रखना नहीं चाहता है उसको अपने पास, ऊपर से दूर करते हैं। इतना रिलेशन बता। उसका जो सरल चीज है ना इरोडोव का, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को। कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है लोगों का। इरोडोव अगर प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इरोडोव के क्वेश्चंस आप लोग क्लास में मैंने करवा दिए। बट एज फार एज एनएलएम इज कंसर्न, काइनेमेटिक्स भी करवा दूंगा। तो क्या रहा इसका आंसर, तो बताओ। इतना टाइम ले लिया तुम लोगों ने। 24। सबका 24 आया? किसी का नहीं आया तो बताओ। रिलेशन आ गया सर, कैलकुलेट कर। ज्योत्सना, आपके पास सेंगेज की किताब है? नीट वाली इंगेज सेंगेज की, हाँ नीट वाली, जिसमें क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ क्वेश्चंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। पता नहीं भैया से पूछना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ मैं आपको। अच्छा सब लोग सुनो इधर। कितने लोग हैं बच्चे यहाँ पे? 5 लोग हैं ना? 5 लोग में जहां तक मुझे कॉन्फ़िगरेशन पता है, 4 लोगों को जेई करना है और 1 को नीट करना है, या नहीं है? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यस सही कह सर। रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ज्योत्सना, मुझे ये नाम बताना, इनका नाम सुना है आपने? हाँ, नाम सुना है इनका आपने? नहीं। अभी क्लास खत्म होने के बाद गूगल पे सर्च करना है इनका नाम। 2019 में ये विद्यार्थी ने एम्स में, ठीक है, जिपमर में, नीट में और जेई मेंस में सारा एग्जाम क्लियर करा है इन्होंने। समझ में आ रहा है आपको? इसमें इनका तो चलो, इसमें तो इन सब में तो अंडर 10, मतलब सिंगल डिजिट तो रैंक नहीं था आई थिंक, बट सब में अंडर 50 रैंक तो था ही था। ठीक है, जेई मेंस में उन्होंने समथिंग 100,050 रैंक लेकर आई थी। ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट इज कि एग्जामिनेशन, ये क्या, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हो, आप लोग के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ही कम मायने रखता है कि कौन सा एग्जाम है। ठीक है, मतलब
मुद्दा ये है कि इंजीनियरिंग वाला एग्जाम है या मेडिकल एग्जाम है, ये मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स अगर मेडिकल एग्जाम है तो आपको एक टॉपिक ज्यादा पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी का, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ ये होता है जनरली बायोलॉजी थोड़ा रिपल्सिव सब्जेक्ट लगता है, इसीलिए करते नहीं है। और लेकिन जो नीट को फोकस कर रहे होते हैं उनके पास एक एडेड एडवांटेज होता है हमेशा कि वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमेशा याद रखो। जो आप लोग बाकी 4 बच्चे हो ना, आप लोग तो काफी होशियार हो, नो डाउट, बट ये याद रखो यहाँ पे नीट जो कर रहा है वो एक 4th सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ रहा है आप लोगों से। तो एट एनी टाइम अगर मुझे पूछा गया कि किसकी एप्टीट्यूड पढ़ने के एकेडमिक्स को लेकर किसकी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो वह मैं हमेशा कहूंगा कि एक बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड के बच्चे के पास है, क्योंकि वो फिजिक्स, ऑफ कोर्स वो मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, बट मैथ्स इज ओनली अ लैंग्वेज जो कि आप लोग फिजिक्स में भी यूज करते हो। तो अगर मैथ्स फिजिक्स आपका स्ट्रांग है, दैट मीन्स मैथ्स का भी आपके पास एप्टीट्यूड है। ठीक है, लेकिन होता ये कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस चले जाओगे या फिर आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाओगे, आप लोगों को आपकी इच्छा से एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के लिए, क्योंकि कॉलेजेस में क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन है, आपको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो फ्री फोकट का नहीं होगा। आपको हर एक सेमेस्टर में लगभग 50 क्रेडिट्स कमाने होते हैं, और लेस देन अ सर्टेन वैल्यू नंबर ऑफ क्रेडिट्स अगर आपके पास है तो आपको रोक दिया जाता है, आपको पास नहीं करा जाता है। ठीक है, तो सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स आपको कमाने होते हैं हर साल। तो जितना ज्यादा क्रेडिट उतना ज्यादा एकेडमिकली साउंड बच्चा, उतना ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनता है, उतना अच्छा आप कैसा लोग। क्रेडिट सर? हाँ, क्रेडिट मींस क्या? क्रेडिट मीन्स अब देखो, अभी आपने क्या, आपके पास मान लो 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटी, 5 सब्जेक्ट है मान लो, इंग्लिश। तो हर एक सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स होंगे। लेट्स से कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, तो मैं 5 क्रेडिट दे दूंगा, फिजिक्स को मैं 4 दे दूंगा, और केमिस्ट्री को मैं 3 दे दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 1 दूंगा, इसको 2 दे दूंगा। मतलब कुछ भी रैंडम नंबर ऑफ क्रेडिट्स हो जाता है। तो जितना आपके इसमें नंबर आएंगे उसको इस क्रेडिट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एवरेज वगैरह सब निकाला जाता है। तो ये क्रेडिट सिस्टम होता है, आपको हर एक सेमेस्टर में क्रेडिट्स कमाने होते हैं। तो कॉलेजेस में ये होता है कि जितने ज्यादा आपके क्रेडिट्स होंगे उतना ज्यादा आपको आपका एकेडमिकली साउंड, मतलब अगर आप किसी कॉलेजेस में मतलब हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर ये देखा जाता है कि आपकी कितनी अच्छी ग्रेड पॉइंट्स है, और वो ग्रेड पॉइंट्स इस क्रेडिट पे डिसाइड होती है। ठीक है, ये एक तरीके से मार्क्स सिस्टम ही समझ लो। तो बेसिक मुद्दा ये है कि अगर आपके पास पहले से ही, अभी से ही अगर आपके पास एप्टीट्यूड है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, आपके पास एक क्यूरियोसिटी है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अक्वायर करने का, तो वो आपको कॉलेज में जाने के बाद फायदा देगा। क्लियर है इतनी बात? तो याद रखो यहाँ पे, अगर आपको कभी भी दिक्कत हुई, ज्योत्सना आपको लगे कि अभी तो बाकी बच्चों के साथ है, हम लोग इतने रूडोफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने भारी भारी जेई मेंस के टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर एडवांस टाइप का क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये तो मेरा काम का नहीं है, फिर भी मैं क्यों कर रही हूँ, अगर ऐसा फील होए तो इन महाशय का नाम याद रखना। ठीक है, एंड मैं इससे पहले भी कितने सारे लोग हैं जिनका एविडेंस है, जो लोग नीट का एग्जाम देते हैं प्लस जेई मेंस और जेई एडवांस भी लोगों ने क्लियर कर रखा हुआ है। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि कोई एग्जाम छोटा या कोई एग्जाम बड़ा है या फिर कोई एग्जाम इररिलेवेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, बी कॉम्पिटिटिव, और ऐसा एप्टीट्यूड रखो, ऐसा एटीट्यूड रखो, और एप्टीट्यूड तो है ही आपका, हम लोग डेवलप करवा देंगे, बट ऐसा एटीट्यूड रखो कि आप लोग एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम को इक्वल फ्रंट पे फेस करो। ठीक है, ओके, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। चलो भाई, बताओ इसका आंसर। 35 आ रहा है सिमिलर सर। लगाओगे इस पे 10? क्या आ रहा है? 35 आ रहा है आंसर। 5 लोग है, 5 लोग अगर अलग अलग आंसर बताएंगे तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा अद्वै, बताओ क्या आंसर आया? ए बी सी डी क्या है अद्वै? कहाँ चले गए? आदित्य, यस सर, 35 क्या है आ रहा आंसर? है, मेरा भी है। 35 आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब बताओ प्रियांश, बताओ क्या आया? 24 है। प्रिया 24 आया तुम्हारा, ठीक है। अब अरविंद आप बताओ कितना है आपका? 24। 24, ठीक है, 2 लोग हो गए 24। ज्योत्सना आपका?
24. 24, 3 लोग हो गए भाई 24 के लिए। तो अद्वै आपका कितना है? अद्वै ही कह रहे थे क्या उनका 35 आ रहा है? अद्वै यू हैव टू चेक, सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन हियर। नहीं हुआ तो प्लीज आस्क मी, मैं बाद में आपको इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शीट। ये सब हो गया है, ये सब हो गया है। आ जाओ भैया 17 18 करो, चलो लगो लाइन पे 17 18। सर रूट 17 भी आ रहा है सर। अरे वीडियो अरे पे अरे वेक्टर में बता दो, रूट 17 छोड़ो, रूट 17 आप इनका ना एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज एक्सेलरेशन, ओके दिस इज बी इज सर एक्सेलरेशन ऑफ माइनस बी, बी ठीक है आई कैप माइनस माइनस 4b बी, जे कैप। अरे बढ़िया, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जो ए ब्लॉक है वो क्योंकि बी के साथ कांटेक्ट पे है, तो अगर बी डिस्प्लेस करोगे इसको तो ये बी इधर जाएगा, और क्योंकि अगर ये बी इसको डिस्प्लेस करा तो इस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में आपको बी आएगा, ये पुली बी जाएगा तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और ये पुली भी बी जाएगा तो इधर भी आएगा, तो 1b 2b 3b 4b, 4b ये नीचे जाएगा तो 4b ये नीचे गया, तो माइनस बी इसलिए एंड माइनस 4b इसलिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? No, sir. हाँ तो ये वाला करो चलो। है या नहीं है? यस सर। Any doubts? If anyone wants to discuss this question, I will discuss कैसे हुआ है। ओके ये भी सॉल्व। आ जाओ भैया 19 करो। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है, याद रखना। यहाँ पे ये सब भी आपने क्या करा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला हुआ है, ठीक है। अच्छा जब ग्राउंड है तो मेरे को बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बताओ क्या होगा माइनस 4b जे है? माइनस 4b जे कैप। कोई दिक्कत किसी को? हाँ वही तो, माइनस 4b जे कैप। सिमिलरली यहाँ पे बताओ, अरे सिमिलरली यहाँ पे आप दो बता सकते हो, क्या क्या, एक्सेलरेशन ऑफ c with respect to a and acceleration of c with respect to b, ये क्या आ जाएगा? अद्वै बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ c with respect to a।
अथवा तो उसका ऑडियो नहीं आ रहा है, उसका माइक्रोफोन तो दिखा रहा है ऑन। कुछ दिक्कत है शायद से उनके कनेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी वुड बी, इसका माइनस बी कैप से हो जाएगा, माइनस बी आई कैप। ठीक है, और कुछ नहीं आपको करना है, और सॉरी प्लस बी कैप हो जाएगा, प्लस बी कैप हो जाएगा बिकॉज माइनस ऑफ माइनस बी कैप। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, चलो जल्दी से बता दो मेरे को। सर ये समझ नहीं आया ऊपर वाला। अरे पिछले वाले शीट में ना, पिछले वाले शीट में ना, हाँ क्या समझ नहीं आया? ये एक्सेलरेशन वाला ऑफ समझ में सी नहीं विथ आया? रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा दूसरा वाला समझ में नहीं आया, अच्छा ये वाला ना। देखो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी, यहाँ से देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी का वेक्टर अगर आप लिखोगे तो माइनस बी आई कैप लगाओगे, है ना, माइनस बी आई कैप लगाओगे ना, तो आपको सिंपल AC वेक्टर माइनस ऑफ माइनस बी आई कैप है, तो आपको टोटल AC वेक्टर प्लस बी आई कैप हो जाएगा। AC तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना AC, तो इसीलिए मैं दोबारा नहीं लिखा, तो यही AC को आप यहाँ पे लिख दोगे और आपको प्लस बी कैप कर देना है। समझ में आया? यस सर। ठीक, कुछ नहीं आया, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट था। चलो भाई जल्दी बताओ, अभी एनएलएम के क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करना है। -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सबका आ रहा है ये? क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे x मूव करवाया इधर, तो ये x इधर मूव करेगा, प्लस यहाँ पे ये पुली आपको x मूव करवाएगा, और यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आपको x आएगा। ऊपर वाले में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ऊपर वाले में चेंज यहाँ से होगा, नीचे वाले में चेंज यहाँ से होगा, और ये बॉडी इधर की तरफ मूव करेगा। तो 2x आना चाहिए ना नीचे की डायरेक्शन में, 8 से नहीं आएगा। जरा क्लोजली देखते हैं। If I move this along x axis, तो ये x इधर तो certainly जाएगा, and ये इधर से extend करेगा, तो इधर से भी पुल करेगा, हाँ ठीक है, तो x ही आएगा। हाँ तो क्यों, क्योंकि एक तो जब इधर x से पुल इधर इस तरफ जाएगा लेफ्ट वर्ड्स, अगर a ब्लॉक को अगर आप मूव करवाओगे x अमाउंट, तो x अमाउंट यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, एंड सेम x अमाउंट इसे घूम के इस स्ट्रिंग में यहाँ पे घूम के ये ब्लॉक भी आपको x अमाउंट खींच देगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नेट x ही आएगा सर, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए ये x डाउनवर्ड जाना चाहिए। और उसके वाले का 24 आ गया। किसका 24? हाँ 24 अच्छा आप उसी में लगे हुए थे अभी तक? नहीं सर, ये वाला देख लिया, ये वाला बन गया था, तो उसके बाद से टाइम बचा तो उधर देख लेता हूँ, उधर देखा तो फिर बन गया। वेरी गुड वेरी गुड, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप लोग स्मार्ट हो। ये वाला तो क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया था, है ना? ठीक है, यस सर। चलो अब एनएलएम के क्वेश्चंस करते हैं, सब बंद करो कंस्ट्रेंट मोशन, अब एनएलएम के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है,
ये सब बंद करो, बहुत हो गया कंस्ट्रेंट इक्वेशन, इतने ही है भाई कंस्ट्रेंट इक्वेशन में। ठीक है, अब एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, अब हमारा मैं चार्ट आउट कर दे रहा हूँ प्लान। अब हम कुछ एनएलएम के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे स्यूडो फोर्स पे। अब सिर्फ फोर्सेस के बारे में डिस्कशन होंगी, अब कंस्टेंट इक्वेशन खत्म। फिर हम जाएंगे फ्रिक्शन पे, फिर हम जाएंगे स्प्रिंग फोर्स पे, फिर हम जाएंगे सर्कुलर मोशन पे, और उसके बाद फिर आ जाएगा वो वर्क, पावर, एनर्जी वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अब हम बहुत ही फास्ट मूव करेंगे। फोर्स में वगैरह मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, फ्रिक्शन में भी आपको, स्प्रिंग फोर्स में मैं आपको बस आधे आधे मतलब 20 मिनट्स और 25 मिनट्स के मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करना है हम लोग, कंस्टेंट इक्वेशन मामला खत्म। ठीक है, तो एनएलएम के क्वेश्चन सब करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ओके, ये देखो, ये यहाँ पे ये रोप है, यहाँ पे एक मैन है, और क्या हो रहा है, ये मैन ए है, मैन ए का वेट है मानो 5 kg, और इसके पांव पकड़ के और एक मैन भी इसका पांव पकड़ के मैन बी खींच रहा है। ठीक है, मैन बी का वेट है मानो 2 kg। तो ये कहा गया है कि what force should A hold the string so that A and B remain 72. together. A and B remain together, provided condition is the maximum pull A can tolerate is, let's say, 30 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मतलब बस बी जो है वो ए को बस पकड़ के नहीं लटका हुआ, उसको खींच भी रहा है। पकड़ के, अरे पकड़ के लटका हुआ है या खींचा हुआ है एक ही बात हो गया ना। पकड़ के लटक भी रहा होगा तो भी तो खींचेगा ना, अगर खींचेगा भी तो पकड़ के ही तो लटकेगा वो। अरे मुद्दा ये है कि अगर उसने उसको पकड़ा हुआ है, बी ने ए को पकड़ा हुआ है, तो मतलब बी ए पे टेंशन लगा रहा है, ये मुद्दा है। ये आई थिंक ये शायद से एचसीवी का क्वेश्चन है। यस सर, बंदा अरे कुछ तो है यार, मेरे को बस क्वेश्चन का फॉर्मेट याद है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन है बच्ची, शायद से आखिरी वाले पार्ट में कहीं पे क्वेश्चन होगा ये। एनएलएम का यहाँ लास्ट पेज में शायद था। कहीं होगा। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे आपको ना टेंशन का जो ये फोर्स आपको जो पूछा हुआ है, ये फोर्स का आपको रेंज निकालेगा, आपको रेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम इतना टॉलरेट कर सकता है ये बंदा, तो ये फोर्स का एक रेंज आएगा आपको, इतना से इतना फोर्स के बीच में अगर वो लगा रहा होगा तभी जाके वो टॉलरेट कर पाएगा। तो मैक्सिमम तब लगाएगा जब ये दोनों एक्सेलरेट कर रहे होंगे, और मिनिमम तब लगाएगा जब ये दोनों रेस्ट पे होंगे। बहुत हिंट दे दिया मैंने आपको।
देखो कैसे करना है। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बी का वेट है 2g, नीचे लग रहा होगा, और ये टी टेंशन से अगर पुल कर रहा है उसको तो ये टी हो गया। ये ए का टेंशन 5g नीचे लग रहा होगा, और मानो कि ये टेंशन इसको ये पुल कर रहा होगा तो नीचे की तरफ ये वो टेंशन है जो बी लगा रहा होगा ए पे, और ये वाला टेंशन T1 है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मिनिमम केस तब होगा जब ये सारा कुछ बैलेंस्ड होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको T इक्वल्स टू 2g हो जाएगा। T इक्वल्स टू 2g हुआ, सो T1 should be equals to 7g. So 70 न्यूटन ऑफ फोर्स ये मिनिमम हो गया। और दूसरे केस में मानो कि एक्सेलरेट कर रहा है ये विथ ए, तो ये भी अगर दोनों कांटेक्ट पे है, हमेशा दिया हुआ है ना कि सो दैट दे रिमेन टुगेदर, ये देखो यहाँ पे सो दैट दे रिमेन टुगेदर, तो इसीलिए ये भी ऐसे ही एक्सेलरेट करेगा। तो अब इक्वेशन लिखो, t minus 2g must be equal to 2a, and t1 minus t minus 5g is equals to 5a। और आपको t1 की वैल्यू निकालनी है, सो t1 will be equal to t plus 5g plus 5a, and t is equals to total 7g plus a आ जाएगा, and t1 ऑलराइट। एंड मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता है दिया हुआ है, 30 न्यूटन टॉलरेट कर सकता है दिया हुआ है ना। तो 30 न्यूटन टॉलरेट कर सकता है, मतलब टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 30 न्यूटन हो गई। कोई दिक्कत इसमें, ये टी की वैल्यू 30 न्यूटन हो गई ना, तभी तो टॉलरेट कर पा रहे, नहीं तो छोड़ देगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो टी अगर 30 न्यूटन हो गया तो इधर से मैं 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 is equals to a, which will be 5 meter per second square is a, and the t1 turns out to be 7 times 10 plus 5 will be equal to 15, तो 105 ये न्यूटन। तो दिस इज मैक्सिमम। तो अगर वो जो ए वाला मंकी है, इफ मैन ए exerts force between 105 Newton to 70 Newton, then A and B can remain together. Okay. Next question. कोई दिक्कत इसमें? वैसा भी डाउट नहीं है? ऑलराइट, एक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये कोई डाउट नहीं है ना? मूव कर रहा हूँ फिर, हाँ या ना बोल दो प्लीज। नो सर। ये सीलिंग है, इससे लगा हुआ है, यहाँ पे पुली है, पुली, इसका भी स्ट्रिंग आया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये सेटअप है, इसका मास m है, एंड मास ऑफ मैन प्लस प्लैंक
is capital M. तो पहला क्वेश्चन इज find the force man has to exert to maintain equilibrium of system. Second question, find force exerted by man on platform. चलो वैल्यू बताओ जल्दी से. आ गया, पहला वाला हो गया. 4mg आ गया. 4mg, हाँ 4mg आना है. देखो इधर देखो, यहाँ पे पूछा है फोर्स द मैन हैज टू एक्सर्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम. सब कुछ स्टेबल है, कोई कहीं मूव नहीं कर रहा. तो मानो कि मैन इस पे फोर्स का टी टेंशन लगा रहा है, ठीक है. तो ये स्ट्रिंग पे टी 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 हर जगह पर टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा. टी हुआ तो अगर स्ट्रिंग पे टी है, ये सब रेस्ट पे है, तो यहाँ पे t/2 हुआ और यहाँ पे भी t/2 हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t/4 और यहाँ पे t/4. तो t/4 इस ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम, mg नीचे और t/4 ऊपर. तो t टर्न्स आउट टू बी 4mg. तो इतना टेंशन मतलब इतना फोर्स अगर वो मैन लगाएगा रोप पे तो सब कुछ बैलेंस होके रहेगा.
तो तो मैंने दिक्कत mg इक्वल्स टू t ले लिया था वहां पे, जो है मैंने mg के ऊपर t ले लिया था। मैं भी जब बचपन में जब पहली बार क्वेश्चन करा था ना, तो मैंने भी यही करा था, बट क्वेश्चन मैम के तो हाथ समझ में में, फिर 40 आ जाएगा ना सर। हाँ तब जाके mg/4 आ जाएगा ना आंसर। सर आंसर ही बदल, कैपिटल एम का टर्म में निकाले तो कैपिटल एम के टर्म में निकाले थे मतलब मतलब, प्लैंक वाला अच्छा 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 अच्छा, हाँ तब तो चेंज हो जाएगा ना। 4 ठीक है, mg/7 सर। 4 mg/7 अभी देखते हैं, वो दूसरे वाले में इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला पार्ट ना वो दूसरे वाले में, अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है ना मैंने सी का क्वेश्चन, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी वहां पे भी देख लेते हैं, पहले ये वाला सिस्टम ये वाला सिस्टम समझ लिए क्या आंसर है। सर लेकिन सही आ रहा है आंसर, उससे भी t वाला से जो है 40 होगा उसके हाथ में, तो 40 और t का वैल्यू मेरे को mg आ रहा है, क्योंकि मैंने t लिया था t/4 की जगह, तो 4 mg आ रहा है, सर सही आ रहा है। 4 mg आ रहा है तो ठीक है, कोई नहीं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या निकालना है यहाँ पे, विच फोर्स इज दिस, नाम बताओ इस नॉर्मल फोर्स रिएक्शन। का। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ज्योत्सना आपको पल्ले पड़ रही है ना चीजें, चमक रहा है या नहीं चमक रहा, बता देना, रोक देना जहां पे भी नहीं समझे। ठीक है, तो कैसे करोगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मैन, प्लेटफॉर्म मैन पे एन लगा रहा होगा, मैन पे इसका वेट भी लग रहा होगा, और ये ऊपर इसका टेंशन भी लग रहा होगा, तो अब जाके n प्लस टी इज इक्वल्स टू mg करोगे, सब बैलेंस करोगे, एंड t आपने फाइंड आउट करा कि ये 4 mg है, तो ये mg, तो n क्या आ जाएगा, -3 mg। सर वो माइनस दूसरा mg क्या, क्या दूसरा mg, मैन का मास क्या है? अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, ये 4 mg, यहाँ कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम, यही कह रहे हो ना। तो वो तो मैन और प्लैंक का मिला के है, मैन का इंडिविजुअल मास तो m नहीं है। अरे तो बैलेंस तो तभी हो पाएगा ना, बैलेंस तो तभी हो पाएगा सर प्लैंक मासलेस है। के कन्वीनियंस के लिए कर दिया। ठीक है, मैं इन दोनों के लिए क्वेश्चन के लिए मास ऑफ मैन को ही m लो। ठीक है, प्लैंक मासलेस है। ठीक है, इतना क्लियर है ना यहाँ पे, इसीलिए मास ऑफ प्लैंक नहीं लिया हुआ है हमने, तो -3 mg हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये वाले हर जगह पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैन इज एट रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, यू हैव टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ m एंड द मास ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ द मैन प्लस प्लैंक। ठीक है, इस केस में इंपॉर्टेंट ये है कि m इज मास ऑफ मैन प्लस प्लैंक। आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस आपको फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। अगर आप ब्लॉक का बनाओगे तो उसका वेट नीचे लग रहा होगा, तो आपने कैलकुलेट करा कि भाई की तरफ, तो आप बोलोगे t/4 माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सिमिलरली ये हो गया सिस्टम प्लैंक, और ये सिस्टम हो गया प्लैंक प्लस मैन का। ठीक है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन पे देखो, ऊपर की डायरेक्शन पे देखो, यहाँ पे t लग रहा है, यहाँ पे t/2 लग रहा है, और यहाँ पे लगना सब ये, क्योंकि ये पूरा तो हमारा एक ही सिस्टम, यहाँ पे पूरा एक ही सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे एक t ये रहा, ये t/2 लगाएगा, ये t/4 लगाएगा। ठीक है, तो t प्लस t/2 प्लस t/4, t प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस, एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी ऊपर की डायरेक्शन पे a1 एक्सेलरेशन दे दे रहा हूँ, मान लो इसको a2 है, ये
और A1 और A2 के बीच, और इसका रिलेशन 7 T/4 capital equals to capital M A1. Now this is your first equation, this is your second equation, and third equation आपको constraint equation देगा. Constraint equation बताओ क्या है? Come on, quick. A2 equals 7. 7x A1 A2 किसका लिया गया? A2 इसका है ना. हाँ. देखो देखो A2 इसका है और A1 इसका है ना. 7 A2. हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा. रिपीट कर रहा हूँ मैं. देखो इसको, अगर इस प्लैंक को आपने अगर x मूव करवाया ऊपर, तो इस स्ट्रिंग में x आएगा, इस स्ट्रिंग में x आएगा और इस स्ट्रिंग में x आएगा. और जब ये स्ट्रिंग में x आया तो ये इस पे प्रोपोगेट करके पुली को x मूव करवाएगा, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x आया. तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में 1x 2x 3x, तो ये पुली 3x मूव करेगा, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3x. तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में x प्लस 3x 4x प्लस 3x 7x, तो 7x, और अगर इसको मूव करवाओगे y, तो y turns out to be 7 times of x. Double differentiating it, you will get A2 will be equal to 7 times of A1. Now, this is your constraint relation. Third equation is A2 is equals to 7 times of A1. This is your third equation. So after you solve this, the answer will be, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप बाकी जाके कैलकुलेट कर लोगे. I think A1 या हाँ A1 शायद से आएगा. A1 या A2 दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा. मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बस वैल्यू ही याद है मुझे. This one will be 7m minus capital M divided by 49m plus capital M times of G, and tension will turn out to be 32 times of small m capital M divided by 49m plus 2G. ठीक है, ये आ जाएगा. आप सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे भी सॉल्व कर देंगे. और आप ये आखिरी क्वेश्चन था आज का, और फाइनल बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रोडोफ के क्वेश्चंस. जिसके पास बुक नहीं है, ऑनलाइन PDF पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 एंड 17 आई थिंक. अरे जब है तो फिर ये कुछ क्वेश्चंस है, 16 और 17 भी कर लो, जब है तो है, कर ही लेते हैं इतना. ठीक है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले, कुछ लोगों ने पहले कर रखे होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस हर जगह टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं. तो अगर वो क्वेश्चंस पहले से कर रखे हैं तो वापस करने की जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना. अगर किसी को भी किसी तरीके की डाउट है, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा. ये हो गया पहला काम. दूसरा काम ज्योत्सना आपके लिए है, आप सेंगेज की क्वेश्चन बैंक्स जो है नीट के लिए आती है, ये वाला बुक ट्राई टू गेट हैंड्स ऑन इट. एंड देन देयर इज वन मोर बुक फॉर एम्स के लिए आती है, जो असर्शन रीजन के लिए होती है. ठीक है, ट्राई टू गेट योर हैंड्स ऑन दिस बुक आल्सो. ठीक है, एम्स के असर्शन रीजन के लिए एक बुक आती है, ट्राई टू गेट हैंड्स ऑन दिस आल्सो. अदर देन दैट देयर इज वन क्वेश्चन HCV से, ये अगेन आखिरी वाला क्वेश्चन समवेयर होगा टेक्स्ट बुक्स में. वो डायग्राम कुछ ऐसा है, एक केज है, केज के अंदर मैन है, और ये एक पुली से कनेक्टेड है. हाँ देखा है सर. ठीक है, और ये खींच रहा है. तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का देखना, समवेयर मतलब वो एक्सरसाइज में आखिरी का क्वेश्चन था, समवेयर अराउंड. ठीक है, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं, बट ऐसा होगा. ठीक है, केज है, केज के अंदर मैन है, मैन रोप को खींच रहा है, और वो रोप पुली से कनेक्टेड है कि वो केज से ही कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड हाँ, ये 3 चीजें हैं. ठीक है, और बाकी आपको बता ही दिया है सीक्वेंस हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में.
नेक्स्ट क्लासेस में सीक्वेंस ये है, ठीक है। स्यूडो फोर्स मोस्टली कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनएलएम के डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली विल डेल्व ऑन टू स्यूडो फोर्स, ठीक है। और आप डाउट सब ऐसा हो गया कि अब आप डाउट्स कभी भी कोई भी कैसा भी डाउट्स पहले आप मेरे को फोटो भेज दो, ताकि मैं एक बार पहले से ही देख लूं क्वेश्चन को और मैं आपको करेक्टली सॉल्यूशन बता सकूं। एंड नेक्स्ट थिंग अद्वय, आपको वो क्वेश्चन का अच्छा 24 आ गया तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, और थैंक यू। तो क्लास यहाँ कंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, करते क्लास खत्म। कोई सवाल नहीं है आप लोगों के पास? करते ना? तो बुकलेट का एक क्वेश्चन था सर। क्या बुकलेट का क्वेश्चन था? तो बुकलेट का सर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 25 था। चलो देखते हैं, बुकलेट तो है मेरे पास, बुकलेट तो है मेरे पास। ये देखो, जिसको जाना है जा सकता है। अब एक्सरसाइज 1 कह रहे हो ना? यस ये सर। 2 है। करो भाई, बुकलेट सॉल्व करो, जिसको जैसा डाउट पूछ के आना है बिंदास पूछते रहो। क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ है? आ जाओ। अरे क्या दिक्कत है इसमें, आ जाओ देखते हैं। ये नॉर्मल फोर्सेस आपको निकालना है। अरे क्यू मतलब थीटा है भाई, ये कंफ्यूजन है क्या? नो सर। क्यू मतलब थीटा है, क्यू मतलब ये थीटा है, ठीक है। तो देखो क्या दिक्कत है इसमें। थ्री आइडेंटिकल आर अरेंज्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड सर्फेस, फाइंड द लीस्ट सर्कल, प्रिवेंट द अरेंजमेंट कोलैप्स। कोलैप्स कब करिएगा यार? सी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये आ जाएगा ड्यू टू NAC, और ये आ जाएगा ड्यू टू NBC, एंड इसका खुद का वेट होगा नीचे। सिमिलरली ए का बनाओगे तो ये पुश करेगा इन NAC, इसका वेट होगा mg, और सिमिलरली अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन पे होगा। Okay, थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, ये ड्यू टू एन वॉल है। एंड सिमिलरली अगर ये ए के लिए, ये ए के लिए हो गया, ये सी के लिए हो गया। सिमिलरली अगर बी के लिए बनाओगे तो ये mg नीचे लगेगा, और इसको नॉर्मल देगा n2, and d is somewhere along this line will be NBC, और इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो ये एंगल्स, एंगल्स देखना इंपॉर्टेंट है। Sir, N on A due to B will also be there. एन ड्यू टू, हाँ N ए on और A बी वे due भी, to ओके B. हाँ 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 हाँ, ये भी होगा। ये कैसा हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। Yes sir. तो क्या बैलेंस ही तो करना है ना आपको। Yes sir. इसमें एंगल तो कहाँ, दिक्कत कहाँ आ रही थी ये बताओ ना मेरे को। सर मतलब बैलेंस वगैरह कर रहे थे तो सर मतलब आंसर नहीं आ रहा था सर। यार अब मैं, मेरे से आप मेहनत करवाओगे ना मतलब। Yes sir. अच्छा, n2 तो ये थीटा है, और फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर 150 होगा ना? 150 होगा क्या? Yes sir. 50 देखते हैं। This angle is 60 ना, तो ये this angle is 30, so this angle is 90, and also similarly
Hmm, 150 30 60 ओके। बेसिकली अब तो आपको बैलेंस ही करना है। यहाँ पे एंगल कहाँ आ रहा है? BC विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री। तो अब तो फोर्सेस आपको बैलेंस ही करने हैं। रिजॉल्व करो N1, आपको प्रिवेंट करना है कोलैप्स, तो सब बैलेंस करोगे। ठीक है, सारे एंगल सही है ना? ठीक, 150 अगर हो गया तो सब इक्वेशंस लिख देते हैं आपके लिए। NBC cos 60 will be equal to NAC। ये रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।